वेल, हेल्थ इज वेल। जब हम इन सब बातों की बात करते हैं तो फिर क्यों भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी वेल्थ जो है वो हेल्थ ही है, और उसका ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शॉपिंग में, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप एक अच्छे हेल्दी इंसान नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा, और जब कोई बीमारी आप को घेर लेती है जिससे आप ग्रसित हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसकी प्रॉपर क्योर करना, उसे प्रिकॉशन लेना। एंड सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसी कोई बीमारी आपको हो ही ना। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वेल, आज के इस हेल्थ शो में मैं आपकी दोस्त जूही आपके साथ तो हूँ ही, बट साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात होगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बात है जो हमारी सोसाइटी में है। इसे अलग अलग रूपों में देखा जाता है। इसे कोई जादू टोना कहता है, कोई कहता है कि ये गलत हो रहा है, कोई कहता है मिर्गी है, कोई एपिलेप्सी कहता है। बट मेरे हिसाब से ये क्या है आज तक भी हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, एक आम इंसान नहीं समझ पाया है। वेल, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण कटारिया, न्यूरोफिजिशियन, सिनर्जी हॉस्पिटल। सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूँगी मेरे शो पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी पे, जिसे हम लोग सालों साल से जानते हैं पर शायद जानते नहीं हैं, जानने के बाद भी। मिर्गी सर, सबसे बेसिक क्वेश्चन किसी भी चीज़ का होता है, मिर्गी क्या होती है? मिर्गी बहुत कॉमन बीमारी है और ये जानना सबके लिए आवश्यक है, डॉक्टरों के लिए नहीं, सबके लिए आवश्यक है कि मिर्गी क्या है। मिर्गी एक आम बीमारी है जो कि ब्रेन से रिलेटेड, अपने दिमाग से रिलेटेड होती है, और इसके अंदर अपनी जो दिमाग की कोशिकाएं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग चलती है, जो अपनी कोशिकाओं के अंदर तरंगे चलती, विद्युत तरंगे, उसकी एबनॉर्मलिटी, उसके अंदर खराबी होने के कारण मिर्गी की बीमारी होती है। जी सर, ये आपने कहा कि ब्रेन की ये एबनॉर्मलिटी होती है और कहीं ना कहीं तरंगों में परेशानी आती है, तो ऐसा होता है। पर आज भी हम उस समाज में रहते हैं जहाँ का एक तबका जो है वो कहता है मिर्गी आ रही है, इस पे तो जादू टोने का असर है और झाड़ फूक करवाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो क्या ये एक हद तक सही है? क्योंकि इससे कराने से आप इलाज नहीं करवा रहे हैं, वो तो आप कितना मानते हैं और कितना पाते हैं आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पे? मेरे पास जितने मिर्गी के पेशेंट्स आते हैं उनमें से आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स पहले किसी बाबा या पहले किसी जादू वाले के पास होने के बाद ही मेरे पास आते हैं, और वो तभी आते हैं जब उनका इलाज नहीं हो पाता है। क्योंकि मिर्गी एक बीमारी है, जैसे कि बाकी शरीर की बीमारी होती है वैसे ही मिर्गी भी बीमारी है, और इसका जादू टोने या किसी भी आत्मा या किसी भी तरीके से जादू या किसी भी तरीके से दूसरी तरीके से कोई रिलेशंस नहीं है इसका। जी, जैसे आपको बुखार आता है आप दवाई लेते हैं, आप सर्दी होती है आप दवाई लेते हैं, फिर जब आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको गलत साइड में ले जाके, आई थिंक ये बहुत एक गलत चीज़ है जो आज भी हमारे देश के कई गाँवों में भी होती है, और इनफैक्ट एजुकेटेड लोग भी ये कई बार सोच लेते हैं। पर सर, हर चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मिर्गी होने के क्या कारण होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबको पता पड़े कि मिर्गी के पीछे कारण क्या है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो डॉक्टरों की ही एजुकेशन होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करीब 40% में कोई भी कारण नहीं होता है। जैसे कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, उन पेशेंट्स में भी 40-50% में कोई कारण नहीं मिलता है। वैसे ये भी एक आम बीमारी है शरीर की जिसके अंदर 40% में कोई कारण नहीं, पर बाकी जो 60% है उसके अंदर डेफिनेट कारण होते हैं। बचपन में ज़्यादा बुखार आना, सिर पे चोट लगना, किसी भी टाइप का आपका लत होना, एडिक्शन होना, दिमागी बुखार होना जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, सिर का मलेरिया होना, इत्यादि बहुत सारे इसके कारण होते हैं जो कि वो 60% को। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन कैन कॉज मिर्गी एनी विच वेज। आप बचपन में गिरे हो, और क्या ऐसा होता है सर कि मैं 10 साल की थी जब मैं गिरी थी, बट आज मैं 30 की हूँ और मुझे आज अटैक आया, तो इज दैट पॉसिबल कि 20 साल बाद उसका इम्पैक्ट? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, आपने ऑल्दो अपनी पर्सनल शेयर करी है, पर दिस इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि किसी को बचपन में बहुत तेज बुखार का 5 दिन रहा हो, उसको हो सकता है आगे के 20 साल बाद मिर्गी स्टार्ट हो। अच्छा। और ये बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल बिल्कुल नोन है। बट इसे आप उस समय भी ना नज़रअंदाज करें और 20 साल बाद भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि नज़रअंदाज करने से आप
खुद के लिए सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। सर, मिर्गी के प्रकार क्या होते हैं? हम बाइफिकेशन अगर करेंगे इसका तो कितने प्रकार में होगा? देखिए, मेनली मुख्यतः मिर्गी 2-3 टाइप की होती है। एक होती है जो कि समाज में बहुत नोन है, जिसमें कि पूरे हाथ पांव दूसते हैं, मुंह से लार आती है, जबड़ा कस जाता है, आंखें ऊपर हो जाती है, जिसको कि बोलते हैं पूर्ण मिर्गी या टोटल एपिलेप्सी, GTCS इसका नाम होता है। और एक होती है छोटी मिर्गी, जिसको बोलते हैं पार्शियल या मायोक्लोनिक। इसके अंदर कई बार होता है कि बच्चा सिर्फ एक जगह देख रहा है, टकटकी लगा है, कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान हट गया, सबको लगता है कि बच्चे का ध्यान नहीं है, बच्चा अटेंटिव नहीं है। कई बार तो टीचर्स कंप्लेन करती है कि दिस चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव एट ऑल, ये बच्चा ध्यान नहीं देता, पर एक्चुअली में उसको मिर्गी है कि वो 2 सेकंड के लिए बिल्कुल खो जाता है, कहीं पे ब्लैंक हो जाता है। दिस इज व्हाट इज एब्सेंस सीजर्स या छोटी मिर्गी। वैसे ही कुछ लोग के अंदर मिर्गी होती है कि एकदम से तुरंत आंखों के आगे अंधेरा होता है, गिर जाते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। ये सब कुछ सेकंड्स के लिए होता है और लोगों को लगता है कि अरे मुझे तो ये हो गया था, कि मेरे को तो शुगर कम थी या कमजोरी थी। बहुत तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, पर अल्टीमेटली ये चीज मिर्गी है। जी सर, पहले जो आपने मिर्गी का टाइप बताया वो तो आई थिंक अंडरस्टूड है, जहाँ पे फिट्स पड़ रहे हैं, जहाँ पे बुरी तरीके से इंसान को समझ में आ रहा है कि उसे मिर्गी हुई। जो 2 आपने कारण जो आपने बताए हैं कि इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि मिर्गी हुई है, शायद ये बहुत बड़े लेवल पे नज़रअंदाज होता है। हम छोटे बच्चे भी खेलते हैं तो हम 2-3 बार आवाज़ देते हैं और बच्चे नहीं सुनता है, तो क्या ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बचपन में ही समझ जाएं कि बच्चे को कुछ ना कुछ परेशानी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को एक तरीके से देखता है, पर टीचर्स का जो आउटलुक है, जो सोसाइटी का आउटलुक है, जब वो भी देखते हैं और ये बात बार बार सामने आती है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है या कहीं कहीं खो जाता है बार बार, या ये तो अपने में ही खोया रहता है, तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करें। ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चे में मिर्गी का रोग है, पर इस बात को एटलीस्ट एक बार जाके किसी विशेषज्ञ से बात कर लें। जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज सर ने कहा है कि इवन मैं सारी स्कूल टीचर्स से और जो अभी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपका है, आपके स्कूल में कोई बच्चा है जिसे आपको ऐसा लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो उससे हमने सवाल पूछा और उसने जवाब ही नहीं दिया बहुत टाइम तक, तो उस एक जनरल गेस्चर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाएं, तो शायद इससे आपको पता लग जाए कि हो सकता है आपको मिर्गी की बीमारी हो। सर, इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, मतलब किस तरीके के होते हैं? क्या हम एग्जैक्टली समझ पाते हैं कि ये मिर्गी हो रही है? देखिए, मिर्गी बहुत सारे टाइप की होती है और सारे लक्षण याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर जो मुख्य लक्षण है, एक तो जो मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि ये पूरे हाथ पांव तन जाए, जबड़ा टाइट हो जाए, मुंह से लार आ जाए, एकदम आदमी गिर जाए और कपकपाने लगे, ये तो सबसे कॉमन है, सबको दिख जाएगा कि मिर्गी है। पर जो दूसरे टाइप के हैं वो ये हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाना और फिर 2 मिनट बाद फिर से ठीक हो जाना, 2 मिनट के लिए कहीं खो जाना। ये बच्चों में कॉमन है, पर बड़ों में भी उतना ही है। तीसरी ये है लक्षण कि इसके अंदर एकदम से आदमी को सिर्फ तनाव आता है शरीर में और फिर ठीक हो जाता है। चौथा ये है कि एकदम से आदमी लुस्थ पड़ जाता है, गिर जाता है और तुरंत ठीक हो जाता है। 5वां ये है कि आदमी जैसे कुछ काम कर रहा है, जैसे पैसे गिन रहा है, तो वो पैसे गिनते रह जाता है, जो काम करते रहता है वही करते रह जाता है, पर उसकी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर नहीं होती, और वो जो 2 सेकंड है वो एक्चुअली मिर्गी का पार्ट है। सपोज कोई बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन ही धोते रहते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि उसकी माँ बता रही थी कि दिन में 3 बार खाना बना लेती है। तो ये ऐसा नहीं कि उसको मेमोरी लॉस है, पर वो जो 2 टाइम है वो बिल्कुल उसके दिमाग से निकल गया, जो उसको पहले उसने सोचा उसने था वो कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है उसकी। ओके सर, एक और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जब मिर्गी का एक एक्टिव फीड आता है जहाँ पे इंसान धूत जाता है और मुंह से राल निकलने लग जाती है, उस समय घर वाले बड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं। उनको लगता है ये बहुत अभी उसको छेड़ देते हैं जिसको मिर्गी आ रही है, चम्मच फंसा देते हैं कई लोग, बुरी तरीके से हिला देते हैं कि नहीं नहीं उठो उठो उठो। क्या करना चाहिए सर इस टाइम पे? कितना शांति से वहां पे बैठे बैठे उसे जो 10 मिनट 5 मिनट जो 3 मिनट का जो वो फीट आ रहा है उसे होने देना चाहिए, या बीच में कुछ ना कुछ करना चाहिए? आई थिंक पूरे इसमें ये सबसे अहम सवाल होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो घर वाले उनका ध्यान रख रहे हैं उनके लिए हिदायतें हैं। इसमें यह है कि जैसे ही आपके सामने फिट्स हो रहा है, पहली बात तो फिट्स होता ही बहुत कुछ सेकंड्स के लिए होता है। ये जो मिनट्स और ये जो आवर्स, आधा घंटा फिट होना एक्चुअली में
जो साइंटिफिकली बोले तो मिर्गी है ही नहीं। मिर्गी होती है कुछ सेकंड्स के लिए, मैक्सिमम 1 मिनट 2 मिनट के लिए। उसके अंदर आपको ये करना है कि जो भी पेशेंट है, सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि उसको सुरक्षित रखें। अगर सपोज वो रोड साइड है तो उसको साइड में ले लें, अगर वो घर पे है तो आसपास की चीज़ों को हटा दें, उसका कॉलर ढीला कर दें, बेल्ट ढीला कर दें, कोई भी टाइट उसका जो कपड़े हैं वो हटा दें। उसके अंदर कोई भी चम्मच, कोई भी यूटेंसिल, कोई भी कपड़ा, कुछ भी फंसाने की कोशिश ना करें। एक बार फिट्स हो जाता है तो उसको साइड में लेटा दें, ताकि जितना भी मुंह का अपना सिक्रीशन है, मुंह का थूक है, मुंह का राल है, वो साइड में गिर जाए और उसके फेफड़ों में न जाए। और मिर्गी होने के बाद तुरंत किसी भी चिकित्सालय जो भी सबसे पास है उसको संपर्क करें। मिर्गी के दौरान आदमी को बहुत तेज पकड़ के रखने में कोई उससे लाभ नहीं होने वाला है, उसको छोड़ दीजिए, वो कुछ सेकंड में अपने आप मिर्गी खत्म हो जाएगी। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज़ इसका ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बहुत समवन स्पेशल लोग हैं उनका आप अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं, तो सर अगर कोई चीज़ हुई है तो हम लोग साइंस में इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं कि उसका निदान ऑफ कोर्स है। हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म निदान हो या जल्दी भी होने वाला हो, पर अगर मिर्गी के केस की बात करते हैं तो क्या इसका सर निदान है? निदान मतलब डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें की आवश्यकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसको जैसा भी विवरण होता है, आसपास वाले का विवरण, जो व्यक्ति जिसको हुआ है उसको होने के पहले कैसा लगा, होने के बाद कैसा लगा, उसका पूरा विवरण दीजिए। क्योंकि जो इसका डायग्नोसिस होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विवरण से होता है। किस टाइप का विवरण है, कैसे कैसे एनवायरनमेंट में हुआ है, क्या चीज़ से उसको ये हुआ है, क्या चीज़ से नहीं होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेटली पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका EEG बोलता है, जिसको कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी बोलते हैं, और बाकी ब्रेन की स्कैनिंग होती है। उसके अंदर CT स्कैनिंग, MRI स्कैनिंग आजकल हर जगह उपलब्ध है। यही मेन इसके डायग्नोसिस के इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म्स हैं। जी, ये आप प्रॉपरली फॉलो करें। सर किसी को मिर्गी होती है तो किसी को बहुत रेगुलर हो जाती, फ्रीक्वेंट हो जाती, किसी को बहुत सालों में होते हैं, फीट्स आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आफ्टर अ वाइल आते जाएं। तो सर क्या स्थितियां होती हैं जिनके कारण ये जो दौरे हैं ये पड़ते हैं मिर्गी के? सपोज एक पेशेंट को मिर्गी है तो उसके अंदर हर पेशेंट का अपना अलग एक शेड्यूल होता है। कुछ लोगों में डेली आते हैं, कुछ लोगों में महीनों में, कुछ लोगों में सालों में। पर उसके बावजूद बीच में जो अटैक्स आते हैं उसके कारण बहुत सिंपल होते हैं। कोई भी मानसिक तनाव, किसी भी तरह की लत अगर है, आपको किसी भी तरह की गलत लत है, गलत नशीले पदार्थ आप यूज़ करते हैं, गलत दवा का प्रयोग करते हैं, या दवा एकदम से छोड़ देना, या दवा का डोज अपने हिसाब से कम कर देना कि मुझे तो 1.5 महीने से कुछ नहीं है, मैं डोज आधी कर देता हूँ, तो जो इसका रिबाउंड जो अटैक आता है वो बहुत ज़्यादा भयानक आता है। ये हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केयरलेस होते हैं, जिन्हें लगता है कि बुखार जैसा होता है मिर्गी का दौरा, कि ठीक है बुखार उतर गया तो दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, बट स्टिल आपका पूरा डोसेज जब तक खत्म ना हो आपको उसे कंटिन्यू रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। सर एक ये मेरा वापस पर्सनल क्वेश्चन है कि कई बार हम कहते हैं नींद में डर जाता है बच्चा, या नींद में एकदम से ऐसे डर के उठ जाता है, चमक जाते बच्चे जिसे हम कहते हैं। इनफैक्ट कई उम्र तक भी लोगों को चमकने की प्रॉब्लम, क्या ये भी मिर्गी हो सकती है? नींद जब जस्ट आने वाली होती है और जब जस्ट खुलने वाली होती है, इस दो दौरान अगर बच्चा थोड़ा सा चमक रहा है तो ये नॉर्मल है। पर अगर ये चमकना बहुत ज़्यादा हो रहा है, या नींद के बाद उठने के समय उसका ब्रश छूट रहा है हाथ से, उसका हाथ का कप छूट रहा है, सपोज एक यंग आदमी है, सुबह सुबह उठा और हाथ से कप छूट गया एकदम चमक के, तो ये डेफिनेटली एबनॉर्मल है। दैट वाज माय क्वेश्चन, क्योंकि आज भी मैं नींद में जब सोने वाली होती हूँ और जब सोती हूँ और कुछ 2-4-5 मिनट के अंदर नींद हल्की सी लगती है और मैं एकदम से चमकती हूँ, बट उसके बाद आई एम वेरी नॉर्मल विद दैट। तो मैं इसलिए ये हर जो डॉक्टर आते हैं मेरे साथ में उनसे ये सवाल पूछती हूँ, बट ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर होता है बिकॉज बचपन से हम लोग ऐसे होते हैं। सर हिस्टीरिया की बात करें तो ये क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप डिस्क्राइब करें तो? हिस्टीरिया एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मन की कमजोरी या मानसिक जो अपनी संवेदनाएं हैं, जो अपनी मन से रिलेटेड चीज़ें उससे रिलेटेड है। इसका भी जो प्रकरण होता है, इसका भी जो उदाहरण होता है वो एक्चुअली मिर्गी जैसा ही लगता है,
पर उसमें बहुत छोटे छोटे पर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि कभी भी जिस पेशेंट को हिस्टीरिया है वो कभी भी अकेले में या नींद में कभी भी उसको अटैक बहुत ही कम आते हैं। उसको जनरली अटैक आते हैं जब उसके आसपास वाले करीबी उसके आसपास होते हैं या पब्लिक में आते हैं। कभी भी उसको गिरने से कभी भी चोट नहीं लगती, उसका कभी भी दांत जबड़ा बंद होने से कभी भी जीभ नहीं कटती, पेशाब अपने आप नहीं निकल जाती जो कि नॉर्मल मिर्गी में निकल जाती है। वो सब चीज़ें हिस्टीरिया का पार्ट है। वो बेसिकली मन की कमज़ोरी या अपनी मन की जो संवेदनाएं होती है उसको, अपन जो मन का जो तनाव है उसको अगर नहीं झेल पाते हैं तो शरीर इस टाइप से रिएक्ट करता है। वो मिर्गी नहीं है, वो हिस्टीरिया है। बिकॉज आजकल इतने स्ट्रेसफुल वर्किंग सिचुएशंस हो गई हैं कि आप इवन इन योर ड्रीम्स आप परिवार, घर, ऑफिस के बारे में देखते हैं और कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ से स्ट्रेस होने लग जाता है। आई थिंक वो दिमाग में लाए, पर फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हिस्टीरिया है और आप मिर्गी सोच रहे हैं, या मिर्गी है और आप हिस्टीरिया सोच रहे हैं, तो ये दोनों ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। सर, अगर मिर्गी की दवाइयाँ चल रही हैं और हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम अगर फेस होती है, तो क्या उसकी दवाइयों से उसका इलाज पॉसिबल है या उनका कुछ अलग मेडिकेशन होता है? एक्चुअली में जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं उसका हिस्टीरिया से इलाज नहीं होता, हिस्टीरिया का उससे इलाज नहीं होता है। हिस्टीरिया के लिए आपको मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि ठीक है ये हिस्टीरिया ही है, मिर्गी नहीं है। उसके बाद आपको काउंसलिंग, मनोचिकित्सक की ज़रूरत और थोड़ी दूसरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जी सर, एक रोल होता है सबसे ज़्यादा अगर आपको मिर्गी हुई है तो डॉक्टर का, क्योंकि वो आपको संभालते हैं, वो आपको मेडिकेशन देते हैं। बट उससे भी एक कदम आगे जिनका रोल होता है वो तो परिवार वालों का। अगर आप धुतकार रहे हैं पेशेंट को, अगर आप कह रहे हैं इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, ये हो गया है, या फिर इससे दूर रहो, साथ में मत खाओ, साथ में मत बैठो, तो क्या इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है और कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को एक ओजोन लेयर जो हम कहते हैं कवच प्रोवाइड करना उस पेशेंट को जिसको मिर्गी हुई है? ठीक है, आई थिंक सोसाइटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई पेशेंट है हमारे पास तो उसकी कैसे केयर करें। अब सपोज़ किसी को लकवा है तो हम उसकी कैसे केयर करते हैं, पूरी तरह से उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सारा परिवार हेल्प करता है, कोई बच्चा उसकी चलने में मदद करता है, तो कोई दूसरा उसके लिए यूरिन पॉट लेके आता है, कोई खाने में मदद करता है, कोई बोलने में, समझने में हेल्प करता है। वैसे ही मिर्गी भी एक बीमारी है, उसके लिए ना इसमें कोई छुआछूत का रोल है, ना इसमें जादू टोना का रोल है, और ना ऐसा है कि बच्चा अपने हिसाब से कर रहा है या कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से ये सब कर रहा है। वो एक्चुअली बीमार है और उसको ज़रूरत है परिवार की। तो इस दौरान परिवार को क्या करना चाहिए, एक तो ये कि दवाइयाँ हमेशा टाइम पे दीजिए। अगर वो व्यक्ति जो है, बच्चा है या जो भी व्यक्ति है, अगर वो सक्षम नहीं है तो फिर आपको ध्यान रख के दवाइयाँ देना है। ये भूल गए अगर वो, तो आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। उसके अलावा रेगुलर डॉक्टर की विजिट रखिए, जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा दवाइयाँ लीजिए, और जो भी उसके दूसरी चीज़ें जो उसको प्रेसिपिटेट करता है सीजर्स को, कन्वर्जन्स को, फिट को, जैसे कि नींद कम होना, तो नींद का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी दवाइयाँ देते समय इंटरेक्शन किसी दवाई का हो रहा है तो वो हमेशा पूछ के लीजिए। खाने में कुछ चीज़ों का अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो एक डाइट प्लान कर सकते हैं, और पढ़ाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं उसकी, रादर कि उसको एकदम छोड़ दें, हटा दें। सर, आज अगर मैंने औषधि ली है, मैं 2-3 साल तक ले रही हूँ, क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब मुझे डॉक्टर खुद कंसल्ट करेंगे कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें आजीवन औषधि लेनी पड़ती है? देखिए, कुछ मिर्गी के प्रकार में होता भी है कि आजीवन लेनी पड़ सकती है, परंतु जो मैक्सिमम मिर्गी के, जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी में मिर्गी दिखता है, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको दवाओं की ज़रूरत है। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एकदम सीधा सीधा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि किसी को अगर आज फिट हुआ है और उसने दवाई स्टार्ट करी और वो बिल्कुल सिम्टम फ्री है, बिल्कुल उसको फिट नहीं हुए, तो भी उसको 2 साल तक लगातार दवाइयाँ खाना है, भले ही उसको फिट हो या न हो। 2 साल इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद वो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर उसको धीरे धीरे करके, टेपर जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद करता है। कभी भी मिर्गी की दवाई एकदम से बंद नहीं की जाती। जी सर, मिर्गी की बात की जाए तो एक और हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो है शादी। तो क्या मिर्गी का पेशेंट आराम से बिना किसी संकोच के इस समाज में शादी कर सकता है? और उसके बाद एक और फैक्टर आता है, वो है बच्चे का। तो क्या वह पेरेंट भी बन सकता है? तो इसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट हैं
जो पूरी तरह से सामान्य हैं। सामान्य इन द सेंस उनको बचपन से मिर्गी थी, पर उनने पढ़ाई करी, उनने शादी करी और आज उनके बच्चे हैं जो कि बिल्कुल भी लक्षण उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हेरिडिटरी नहीं होता कि अगर माँ को मिर्गी है तो बच्चे को रहे? कुछ परसेंटेज में रहता भी है, उसके लिए आगे की जेनेटिक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, पर जनरली जो मिर्गी अपने को सोसाइटी में देखने को मिलती है वो आनुवांशिक नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है। एक आदमी सामान्य जीवन कर सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है। सर, बच्चे की बात आई है तो क्या जिस लेडी को मिर्गी है और गर्भधारण के दौरान क्या उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ बंद करने का उपचार करना चाहिए? इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि अगर किसी को ऑलरेडी मिर्गी की बीमारी और वो गर्भधारण करना चाहती है तो उसको डॉक्टर से पहले पूछ लेना चाहिए जी के पहले, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान वो चेंज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले ही जी, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई फिट्स नहीं हो। और दूसरा ये कि परसेंटेज अगर बच्चे को कुछ हार्म हो भी सकता है, कुछ बुरा हो सकता है दवाई के कारण, तो वो कितना परसेंटेज है, 1% 2% कैसा है वो पता कर सकते हैं उससे। सर, शल्य चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, क्या मिर्गी के मरीजों को ये उपलब्ध है? शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ब्रेन का ऑपरेशन। ब्रेन का ऑपरेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा कि बाकी अंगों का ऑपरेशन होता है वैसे ही ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है। लोगों को लगता है ब्रेन का ऑपरेशन, पता नहीं ब्रेन के साथ क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जिससे लोग डर जाते हैं। थिंक बहुत स्पेसिफिक अपनी मिर्गी के रोग होते हैं जिनका कि ऑलमोस्ट 80% तक पूरी दवाइयाँ बंद हो जाती है। जिन पेशेंट्स को 4 दवाई चल रही है वो बाद में सिर्फ एक दवाई पे जिंदगी भर रह सकते हैं जी, अगर ऑपरेशन सही हो जाए तो, सही टाइम पे हो जाए जी। तो ये इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे प्रायोरिटी पे डॉक्टर को विजिट करना अगर आपको लक्षण लगते हैं तो, डाउट हो तो भी। और सर, एक चीज़ कही जाती है कि जिनमें मिर्गी होती है उन्हें कभी भी फीट आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बैठे हैं आराम से तो ही आएगा, गाड़ी चलाते टाइम भी आ सकता है, स्विमिंग करते टाइम आ सकता है। तो ये दोनों, गाड़ी चलाना और स्विमिंग, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इसके दौरान वो ध्यान रखे किसी चीज़। तो सबसे पहले कोई भी मिर्गी का अगर पेशेंट है तो उसके जेब में एक कार्ड होना चाहिए कि मुझे ये लक्षण हैं, ये मेरी दवाइयाँ हैं और मेरा ये एड्रेस और ये फ़ोन नंबर है। ये एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा हर पेशेंट के जेब में होना ही चाहिए, ताकि कभी खुदा न खास्ता कभी कुछ एपिसोड आपके किसी एक्टिविटी के दौरान हो जाए जब आपके परिवार वाले नहीं हो आप पास में, तो भी किसी अनजान डॉक्टर को, किसी व्यक्ति को हेल्प करने में बहुत आसानी होगी। और दूसरा ये कि जब इमीडिएट अभी फिट्स अगर किसी को आया है तो उसके कुछ दिन तक, जब तक कि दवाई का लेवल ऑप्टिमम नहीं हो जाता, दवाई का लेवल सही नहीं हो जाता, जब तक आप ये जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हाई स्पीड पे आपको चलाना है गाड़ी, स्विमिंग करना है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहलिक भी नहीं रहना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। शराब जो है वो जीवन खराब करती है और ये आप जिस दिन जल्दी से समझ जाएंगे उस दिन आपका पैसा भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी एंड ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ भी बचेगी, जो आज उस लेवल पे हैं जिससे आप आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। वेल, आज सर हमने बहुत सारी बातें करी, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और आप उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि कितना अच्छा लगता है जब आप एक ऐसी बीमारी को ट्रीट करते हैं जिसे आज लोग डरते हैं, कितना आपको गुड फीलिंग आती है जब घर परिवार के लोग कहते हैं कि आपने जो किया है वो हमें समाज में अब वो तबका दिला रहा है जहाँ पे हम स्वस्थ कहला सकते हैं? आई डोंट थिंक कि इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, पर आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब पेशेंट कब मिर्गी ठीक हो जाती है, उसका आगे का जीवन चालू हो जाता है, जॉब मिल जाता है, शादी हो जाती है, तो उससे बड़ी बात तो आई डोंट थिंक हो सकती है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन भी किया, दैट वाज मिर्गी। और प्लीज़ इसे ओवर दी हाइप ना करें, ये बहुत एक ऐसी बीमारी है जिससे शायद आप भी ग्रसित हो सकते हैं, तो आप उसको इतना नेगेटिव अप्रोच पे मत ले जाएं। आज हमारे साथ है डॉक्टर वरुण कटारिया, न्यूरो फिजिशियन फ्रॉम सिनर्जी हॉस्पिटल। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड टेलिंग ऑल दी पीपल जो अभी हमें देख रहे हैं उन्हें मिर्गी के बारे में बताने में। थैंक यू सो मच सर। वेल, आज हमने इस हेल्थ शो में डॉक्टर वरुण कटारिया से बात की और बहुत सारे एक
पहलुओं को जाना कि मिर्गी क्या है, क्यों है, किस लिए है, अगर है तो निदान क्या है और निदान कब तक करना है, तो प्राइमरी चीज़ ये है कि मिर्गी के पेशेंट को प्यार दें एंड एक अच्छा रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रखें उन्हें। और उसके बाद सेकेंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डॉक्टर को विज़िट करते रहें, वो आपको डायग्नोस करके आपको सही इलाज देते रहेंगे। आज के इस हेल्थ शो में बस इतना ही। अगली बार एक नई परेशानी के साथ बट उसके सॉल्यूशंस के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।